नमस्कार। आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंजन स्टडी में। अभी आप सबको पता है कि सभी ट्रेनिंग आरआरबी टेक्नीशियन, आरआरबी लोको पायलट, कुछ मेरे साथी कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती की भी तैयारी कर रहे हैं। तो किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम आए, उस एग्ज़ाम के रिलेटेड हम कुछ प्रश्नों का सॉल्व कर रहे हैं। जो आरआरबी 2019 की जो टेक्नीशियन परीक्षा हुई थी उसमें लेवल काफ़ी अच्छा था, तकरीबन 75 प्रश्न थे। बिना तैयारी वाले के लिए 40% प्राप्त करना भी मुश्किल था। तो हम चाहते हैं कि आगे के एग्ज़ाम में मेरे जितने भी ट्रेनिंग मेरे से पढ़ के गए हैं उनके एग्ज़ाम में कोई दिक्कत नहीं आए। तो कुछ प्रश्नों के सॉल्यूशन के साथ हम उससे संबंधित कुछ अन्य चीज़ों की भी जानकारी लेंगे। इसी के साथ चलते अपने हम सबसे पहले प्रश्न पर। प्रश्न है नंबर 1 कि डीजल इंजन में टर्बो चार्जर का उपयोग के लिए किया जाता है। सबसे पहले है ईंधन दक्षता बढ़ाने के लिए। तो हमें पता है कि ईंधन दक्षता का टर्बो चार्जर से कोई संबंध नहीं है। संपीड़न दाब का भी कोई संबंध नहीं है। इंजन शोर का भी कोई संबंध नहीं है। तो हमारे साथ ऑप्शन बता है आयतनिक दक्षता को बढ़ाने के लिए। तो बता देना चाहता हूं कि टर्बो चार्जर और सुपर चार्जर हम दो डिवाइस लगाते हैं। एक तो हो गया हमारे पास टर्बो चार्जर और दूसरा हो गया सुपर चार्जर। हमें पता है टर्बो चार्जर इंजन की जो एग्जॉस्ट गैसेज होती है उनसे हम इनको चलाते हैं, जबकि अपने इसको देखें सुपर चार्जर को, तो सुपर चार्जर का इस्तेमाल हम इंजन की आयतनिक दक्षता के लिए तो किया जाता है, परंतु कहीं ना कहीं हम इसका उपयोग इंजन की पावर से करते हैं। अंतर इतना ही है कि ये एग्जॉस्ट गैसेस से चलता है, जबकि सुपर चार्जर इंजन की पावर लेके चलता है। और अगर पूछा जाए माउंटेड कहाँ किया जाता है, तो इसको माउंटेड हम इनलेट पर करेंगे, इनलेट मैनिफोल्ड पर करेंगे। तो इस प्रकार से मैंने अपनी तरफ से इसको अच्छा बताने की कोशिश की। फिर भी अगर आपके कुछ समझ आने में दिक्कत हो तो आप मेरे से पर्सनल, आपके पास नंबर है, आप बात कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 2 हमारे पास आता है कि वक्रीय ग्रुव काटने के लिए किस प्रकार की छेनी का प्रयोग करते हैं। हम सब जानते हैं। सबसे पहले छेनी की चर्चा कर ले। छेनी को हम दो भागों में बांटते हैं। नंबर 1 कोल्ड चीजल, नंबर 2 हॉट चीजल। अब यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि हॉट चीजल जो होती है उसको अपने फोर्जिंग कार्य में लेते हैं। ये प्रश्न पूछा गया है किस कार्य के लिए? फोर्जिंग कार्य के लिए। और इनकी जो लंबाई होती है वो ज़्यादा होती है किस चीजल की बजाय? कोल्ड चीजल की बजाय। तो इसमें अपने आगे चर्चा करें कि यहाँ कौन सा आएगा। इसने वक्रीय ग्रुव पूछा। वक्र कैसा होता है? कुछ हम इस तरह से सतह बना ले, उसको वक्रीय कहते हैं। अब इस प्रश्न के आंसर के अनुसार चलिए। सबसे पहले क्रॉस कट। क्रॉस कट हमें कुछ पता है, कुछ देखने में इस तरह से होती है, और ये ऊपर का जो भाग होता है इसका ये बीच में से छोटा होता है। बल्कि डायमंड पॉइंट को बीच में ऐसा लगा दूं। क्रॉस कट का कार्य पहले देखें तो इसका कार्य कीवे की ग्रुव काटने के लिए ही किया जाता है। डायमंड पॉइंट का कुछ तीक्ष्ण किनारे होते हैं, जैसे ये कोई एक सरफेस है, इस सरफेस के जैसे ये किनारे हैं, इन किनारों को साफ करने के लिए काम डायमंड पॉइंट का लिया जाता है। फ्लैट चीजल, जिस चीजल को हम इस तरह से बनाते हैं, इस चीजल को साधारणतः सबसे ज़्यादा काम में ली जाने वाली चीजल हमारे पास फ्लैट चीजल ही होती है, तो इसका भी काम नहीं आएगा। बचा हाफ राउंड। हाफ राउंड जब हम बनाते हैं तो किस तरह से, कुछ थोड़ा सा निशान कुछ इस तरह से आपको मिलेगा। अगर अब हम इसकी चर्चा करें तो इसका कार्य ये देखो, यहाँ से इसकी सतह कैसी है? वक्रीय है। इस कारण हम इसका उपयोग वक्र सतहों पर, वक्र सतह काटने या ऑयल गैलरी में ऑयल ग्रुव काटने के लिए इस चीजल का इस्तेमाल लेते हैं। चीजल सामान्यतः कास्ट स्टील की बनाई जाती है। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि चीजल के एंगल, तो चीजल के एंगल की चर्चा करें तो सबसे पहले हम
धातु से, अब पीछे दिल्ली में मेट्रो में एक प्रश्न, अभी जो दिल्ली इंस्ट्रक्टर की भर्ती थी उसमें प्रश्न आया था कि अगर धातु की हार्डनेस को बढ़ाया जाए तो चीजल एंगल पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो उसका ऑप्शन था इंक्रीज। स्वाभाविक बात है, यहाँ हम मेटल लिखते हैं और यहाँ एंगल लिखते हैं। जैसे मेटल सबसे पहले एल्यूमिनियम, फिर एल्यूमिनियम से थोड़ा सा कठोर अपने माने तो कॉपर, फिर यहाँ अपने इसको ले लें अब कास्ट स्टील को, कास्ट आयरन को, और उसके बाद में ले लें एमएस को, और अंतिम में ले लें कास्ट स्टील को। तो एल्यूमिनियम का हम 30, कॉपर का 40 से 45, कास्ट आयरन का 50 से 55, एमएस का 60 और कास्ट स्टील का 70 या 65-70 के बीच में जो भी मान आएगा वो इनका होगा। तो हम कहीं ना कहीं हमें पूर्णतः इसकी डीपली से हमें तैयारी करनी होगी, तभी जाके हम सेलेक्ट हो सकते हैं। चलते हैं आगे वाले प्रश्न पर। आगे प्रश्न है कि उच्च ताप एवं दाब के अधीन दहन करने पर नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर उत्पन्न करती है। तो सबसे पहला ऑप्शन है NO नाइट्रोजन के ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन अमोनिया। तो ये प्रश्न जब हम डीजल मैकेनिक का, ट्रैक्टर मैकेनिक का, ऑटोमोबाइल सेक्टर में जो भी है उसमें मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा टफ या तो ईंधन प्रणाली का आता है या हमारे एग्जॉस्ट प्रणाली का, सबसे टफ हम इनको मानते हैं। इसका उत्तर देखा जाए तो हमारे इसका उत्तर आना चाहिए NOx, क्योंकि हम पढ़ते हैं 3 वे कैटालिटिक कन्वर्टर। उसमें क्या होता है, हम एक NOx लेते हैं, एक CO लेते हैं, एक HC। यह NOx को NO2 में बदल देता है और CO को CO2 में, HC को H2O में। तो ये अपने प्रश्न पूछा उसके अनुसार देखें कि नाइट्रोजन के साथ मिलकर, क्योंकि हमें पता है कि वातावरण में लगभग, एक बार प्रश्न आया था उसके अकॉर्डिंग 20.95% ऑक्सीजन है, लगभग 80% या 79% नाइट्रोजन है, कुछ अन्य गैसें भी इसमें सम्मिलित होती है। तो जब हम सिलेंडर में शुद्ध हवा लेंगे तो उसमें ऑक्सीजन और दोनों नाइट्रोजन होंगी, परंतु जब उच्च ताप होता है, और उच्च ताप कब बनता है, जब दाब उच्च होता है या जब हमारे कार्बन डिपॉजिट नहीं किया जाता, काफ़ी समय तक डीकार्बोनाइजिंग नहीं करते, तो इंजन सिलेंडर का तापमान बढ़ जाता है, जिस कारण से ऑक्सीजन अपूर्ण दहनित होकर कुछ तापमान के साथ पहले निम्न दाब के साथ दहन हो जाती है, जिसके कारण यह अपने साथ NOx का निर्माण करती है। यहाँ हम कुछ एग्जॉस्ट की बात करें तो उसमें हम प्लेटियम, रोडियम, इरिडियम, इन चीज़ों की चर्चा करते हैं। तो इनको तब देखते हैं तो हमें पता है प्लेटियम क्या करता है, अपचयन करता है, रोडियम ऑक्सीडाइजिंग करता है, और ये सभी तीनों ही प्रकार के क्या है, उत्प्रेरक है। तो आपसे कहूँगा कि जो टॉपिक आपका कमजोर है उस पर ज़्यादा फोकस करें। चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। प्रश्न कह रहा है कि सिलेंडर लाइनर प्रदान करता है, या कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो कंफ्यूज पैदा करते हैं कि हम उत्तर क्या दें। सबसे पहले पिस्टन को मजबूती देना। पिस्टन को मजबूती सिलेंडर लाइनर का कोई काम नहीं है, जिसे हम अपनी भाषा में क्या कहते हैं, सलीव भी कहते हैं। और ये सलीव का प्रश्न आया हुआ है कि ये कैसा बनाया जाता है, तो ये CI से बनाया जाता है और सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग से बनाते हैं इसको। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया, किस कास्टिंग प्रक्रम से बनाया जाता है, तो सेंट्रीफ्यूगल प्रक्रम से इसको बनाया जाता है। वाल्व को सारा, इसका भी कोई मतलब नहीं है, न इसका। अब आता है सिलेंडर ब्लॉक को सारा। अब हमारा दिमाग यहाँ कहीं जाएगा कि सिलेंडर ब्लॉक को सारा देता है। फिर आएगा पिस्टन रिंग के लिए स्लाइडिंग सतह, तो ये भी तो सही है ना कि पिस्टन रिंग को स्लाइडिंग सतह, परंतु इसका सही उत्तर क्या आएगा, सिलेंडर ब्लॉक को सारा।
क्योंकि जब हम मानते हैं कि जब सिलेंडर जो अंदर का लाइनर है घिस जाता है तो साइड में जो कूलिंग का मेथड भी काम नहीं कर पाता, पिस्टन भी अपनी सही मूवमेंट नहीं ले पाता। तो इसलिए हम लाइनर को इसको सहारा देने के लिए लगाया जाता है, जब कमज़ोर हो जाता है। कुछ किताबों में ये भी लिखा गया है कि जब नया इंजन आता है तो उसके साथ ब्लॉक में ही कास्टिंग करके पिस्टन डाल दिया जाता है, बट आजकल ऐसा कुछ नहीं होता। आजकल लाइनर शुरुआत में ही साथ आ जाते हैं। तो इसका हमारा उत्तर होगा सिलेंडर ब्लॉक को सहारा देना। अब प्रश्न नंबर आगे वाला देखें, प्रश्न नंबर 5 कि नवीनतम 4 स्ट्रोक इंजन में हर सिलेंडर में कितने वाल्व होते हैं। वैसे हमें पता है कि प्रत्येक इंजन में एक सिलेंडर के लिए 2 वाल्व होते हैं, एक इनलेट के लिए एक एग्जॉस्ट के लिए। परंतु इसने पूछा है नवीनतम, और नवीनतम के लिए क्या होते हैं 4 वाल्व, जिसमें एक इनलेट के लिए 2 वाल्व, एग्जॉस्ट के लिए 2 वाल्व नहीं है। तो आजकल की कुछ गाड़ियों में आपने देखा होगा कई बार लिखा होता है कि ट्विन केम एंड 16 वाल्व, मतलब कि ये सिलेंडर तो 4 है, केम शाफ्ट का 2 उपयोग किया गया, वाल्वों की संख्या 16 लगा दी। पर तो यहाँ केम शाफ्ट 2 लगाई। फिर भी आजकल गाड़ियों की जो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी होती है, आयतनिक दक्षता होती है, सुधार करने के लिए उसमें अपने क्षमता से, आयतनिक जो क्षमता होती है उससे आशय ये है कि जो हमारे अपने जो प्रवेश करने वाली वायु है उसकी मात्रा को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए। अब प्रश्न नंबर 6 पर चलते हैं आगे कि निम्न में से कौन सा इंजन पिकअप में समस्या का कारण है। अब ये जो हमारा प्रश्न है जो हमारे अंतिम लेसन में होता है, समस्या व निकारण, हम उसको छोड़ देते हैं। उसमें से प्रश्न पूछा गया है तो गाड़ी का जो इंजन है पिकअप मतलब कि उठ नहीं रहा है, गाड़ी दौड़ नहीं रही है अच्छे से। प्रश्न को थोड़ा समझे तो उत्तर मिल जाएगा। सबसे पहले है फ्यूल टैंक में ईंधन कम, फिर है संवहन की कमी, घिसा हुआ क्लच और शीतलन की कमी। शीतलन की कमी की बात करें तो इंजन गर्म होगा, संवहन की कमी से भी गर्म होगा, फ्यूल टैंक के ईंधन से इंजन रुक रुक कर चल सकता है, परंतु कहीं ना कहीं पिकअप में कमी नहीं आ रही या इंजन चलेगा ही नहीं। अब हमारे अंतिम आता है घिसा हुआ क्लच। अब हमें पता है ये हमारा पास एक इंजन है, इंजन के बीच में हमारे यहाँ क्लच असेंबली लगती है। ये हमारा इंजन, ये क्लच असेंबली, यहाँ हम लगाते हैं गियर बॉक्स, यहाँ हम प्रोपेलर शाफ्ट, पीछे हम डिफरेंशियल लगा करके हम दोनों दिशा में एक्सल शाफ्ट और यहाँ अपने लगा देते हैं व्हील। तो आप याद रखना जो आप अभी तैयारी कर रहे हो टेक्नीशियन की या अन्य कोई लोको वगैरह, तो उस सभी में अब सिलेबस को थोड़ा विस्तृत कर दिया गया है। जो डीजल मैकेनिक का बच्चा है उसके लिए थोड़ी समस्या है, क्योंकि इसमें सिलेबस पूर्णतः ऑटोमोबाइल का, जैसे ट्रैक्टर ट्रेड वाले के लिए फ़ायदे की बात है, क्योंकि वो व्हील, सस्पेंशन, टायर, व्हील, स्टीयरिंग सब कुछ पढ़ते हैं। बल्कि डीजल मैकेनिक ट्रेड की बात करें तो यहाँ सिर्फ इंजन तक पढ़ाया जाता है, न कि उसे क्लच गियर सब कुछ बाकी रह जाता है। तो आपको अच्छे से तैयारी करनी होगी। तो इसका हमारा उत्तर आएगा घिसा हुआ क्लच। क्योंकि हम इसको एक बात माने, इसको एक डायग्राम के माध्यम से देखें। पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो ज़रूर बताएं, अपने कमेंट में डालें, और आप अच्छे से अच्छे प्रेफर बुक को पढ़ें और बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखें। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। यहाँ आपने देखें तो हमारे पास ये एक इंजन है, इंजन के पीछे हम इसको फ्लाई व्हील मान लेते हैं। फ्लाई व्हील के ऊपर इस तरह से एक क्लच हाउसिंग कसी होती है, और यहाँ हमारा क्लच पेडल होता है। बीच में लीवर, फोर्क, मेन शाफ्ट, ये जो मेन शाफ्ट होती है ये गियर बॉक्स को चली जाती है। यहाँ बीच में हम क्लच लगाते हैं जिस पर फ्रिक्शन लाइनिंग बनी होती है, और बीच में हम प्रेशर प्लेट लगाते हैं। जब क्या होता है हम बार बार अचानक से क्लच दबाते हैं या उसमें वेट क्लच है और फ्यूल की कमी आ जाती है, तो क्लच अचानक से इस तरह से स्लिप हो जाता है, और स्लिप हो जाने को हम कहते हैं क्लच का जल जाना, जिसकी वजह से गाड़ी आरपीएम तो बढ़ जाते हैं पर गाड़ी उतनी पिकअप नहीं ले पाती। चलते हैं आगे वाले प्रश्न पर। आगे प्रश्न आसान ही है, बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो टिपिकल नहीं है, फिर भी बहुत सारे प्रश्न ऐसे जो काफ़ी कठिनाई वाले हैं। क्रैंक केस किससे बना होता है? देखो पीतल से नहीं बना, टिन से नहीं बना, इस बात से नहीं, तो हमारा सीधा उत्तर आ जाएगा कास्ट आयरन। इसमें कोई दिक्कत नहीं है और इसमें टाइम ही नहीं लूँगा। आगे डीजल इंजन में सल्फर की मात्रा, ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया, बहुत किताबों में इसका मान 0.01% दिया गया, ये गलत लिख दिया मैंने, 0.1%। सल्फर की
जितनी कम मात्रा होगी उतना ही इंजन में से प्रदूषक कम निकलेगी। तो यहाँ इसके अनुसार उत्तर यहाँ 0 हो नहीं सकता, 0.75 नहीं है, 0.5 भी ज़्यादा है। तो ये उत्तर जो है कि 1% से ये कम का निशान है, इससे कम होना चाहिए। चलते हैं आगे वाले प्रश्न पर। यहाँ प्रश्न काफ़ी बड़ा है, बड़ा देख के कभी उलझना नहीं है कि प्रश्न बड़ा आ गया और हम इसमें उलझन पैदा करें। सबसे पहले, पारंपरिक डीजल इंजन में ईंधन फीड प्रणाली का सही क्रम क्या है? पारंपरिक मतलब कन्वेंशनल जिसे सिस्टम कहते हैं, उसमें जो ईंधन फीड किया जा रहा है उसके लिए सही क्रम क्या है? सबसे पहले हम ईंधन टैंक लगाते हैं। तो हम इसमें सबसे पहले देखिए ईंधन टैंक के जस्ट बाद फिल्टर, फिर FIP नहीं लगेगा क्योंकि इससे पहले फीड पंप आएगा, तो ये गलत हो गया। वहाँ हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। ईंधन टैंक सही है, फीड पंप लग गया, उसके बाद फिल्टर को चला गया, FIP को चला गया, इंजेक्टर को चला गया, ये मेरे ख्याल से सही आना चाहिए। देखते आगे। आगे ईंधन टैंक से इंजेक्टर, डायरेक्ट इंजेक्टर को नहीं जाएगा, गलत। ईंधन टैंक से डायरेक्ट FIP को नहीं जाएगा, ये गलत। आप कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा जो आपको ऐसा लग रहा है ये गलत कौन सा है, हम उसको पहले निकालें, फिर हम उस पर थोड़ा सा ध्यान दें। चलते हैं दोस्तों आगे अगले प्रश्न पर। आगे वाला प्रश्न है कि हेड और बड़े सिरे को जोड़ने वाली कनेक्टिंग रोड के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? कि हमारी ये कनेक्टिंग रोड है, हम इसको कनेक्टिंग रोड मान लेते हैं, और इसके 2 सिरे होते हैं, एक बड़ा सिरा और एक छोटा सिरा। सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं कि छोटे सिरे पर जो यहाँ होता है बुश बेरिंग, ये प्रश्न पूछा गया, बुश बेरिंग जो किसका बना होता है? ब्रोंज का। यहाँ होते हैं शेल बेरिंग जो किसके होते हैं? वाइट मेटल के। मैं जो भी शब्द बोल रहा हूँ वो हर एक क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं आया हुआ है। तो यहाँ देखें नेक तो बड़ा भाग ये रह गया, तो इसने पूछा हेड और बड़े सिरे को जोड़ने वाला, ये हेड आ गया, ये इसका हेड आ गया, इसके बीच का भाग पूछा है, इसका बीच का भाग क्या होगा? शंक होगा। सीधी सी बात है। तो हमें, और अगर प्रश्न पूछा जाए किस धातु की बनी होती है, तो यह फोर्जेड स्टील की ज़्यादातर इसको बनाया जाता है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 11 कि क्लच खाली स्थान का भाग है, संयंत्र, निकास प्रणाली, सस्पेंशन और ट्रांसमिशन। सबसे पहले आपको इंग्लिश भाषा का भी अच्छा ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि यहाँ लगभग शब्द जो दिए हैं वो इन्होंने इंग्लिश में लिखा है, न कि आपको समझाने के लिए। इसलिए जो ट्रेनिंग पढ़ रहे हैं, कोचिंग कर रहे हैं, तो सभी शब्दों का इस्तेमाल साथ कर रहे हैं। संयंत्र प्रणाली में क्लच का कोई काम नहीं होता, ये तो लुब्रिकेशन के लिए है और इंजन की कूलिंग, घर्षण, आवाज़ आदि चीज़ को कम करने के लिए काम में लेते हैं। निकास प्रणाली, इसका काम धुएं को, आवाज़ को, सेपरेटर को आदि को कम करना। सस्पेंशन, जो इंजन को चलने से झटके लगते हैं, इसमें जो काम आने वाले हमारे चाहे लीफ स्प्रिंग है, कॉइल स्प्रिंग है, शॉक ऑब्जर्वर है, उन सभी को हम सस्पेंशन प्रणाली में। अंत में उत्तर आता है हमारे पास ट्रांसमिशन को हिंदी में कहते हैं संचरण। अब हिंदी भी अच्छे तरीके से समझ नहीं आएगी। संचरण प्रणाली मतलब कि पावर को यहाँ से अगले सिरे तक पहुँचाने वाला सिस्टम क्या होता है? ट्रांसमिशन सिस्टम। तो यह अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था। यह देखो क्लच के 2 प्रश्न पूछ लिए गए। आगे देखते हैं स्थैतिक मतलब स्टेशनरी इंजन, जो हमारे घरों में काम लिया जाता है, खड़ा रहता है, किसी प्रकार की मूवेबल कोई पावर नहीं देता कि हमें चल करके कोई पावर देगा, खड़ा हुआ पावर देगा। किस ऑयल पंप का प्रयोग किया जाता है? तो आपने देखा होगा वेन टाइप उसमें काम नहीं लेते, रोटरी नहीं लेते, प्लंजर नहीं लेते, तो उसमें गियर टाइप। और गियर टाइप को भी हम 2 भाग में बांटे, तो एक आएगा इनर गियर, एक होता है आउटर गियर। यहाँ हम कौन सा लेते हैं? आउटर गियर। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 13 कि रेडियल पिस्टन इंजन का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? रेडियल पिस्टन का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो हम यहाँ देखेंगे कि पहला पनडुब्बी, वाटर बोट इंजन, रेसिंग कार और भाप इंजन। तो याद रखें, हमने सबसे पहले इसमें रेडियल जब पढ़ते हैं तो रेडियल का एक प्रश्न सबसे ज़्यादा फेमस है, आपको चित्र कुछ इस तरह से मिलेगा रेडियल का। और ये आप देखोगे इसमें सम संख्या में सिलेंडर है। और एक बार प्रश्न पूछा गया कि रेडियल इंजन में सिलेंडरों की संख्या कैसी होती है? तो याद रखना दोस्तों, संख्या विषम होती है,
मतलब कि 5 से शुरू होती है, 5, 7, 9, 11 कुछ भी हो सकते हैं। और इसमें एक प्रश्न ये भी पूछा गया कनेक्टिंग रोड की संख्या कितनी होती है, तो इसमें एक मुख्य कनेक्टिंग रोड और उसके साथ अन्य इस तरह से सहायक कनेक्टिंग रोड लगाई जाती है जिनके ऊपर पिस्टन लगाए जाते हैं। समझ गए होंगे मेरी बात को। तो हम जब क्लास में पढ़ाते हैं तो इस सिस्टम को बताते हैं कि एरोप्लेन इंजनों में या एरोनॉटिक में हम इनका इस्तेमाल लेते हैं। और सबसे ज़्यादा अगर फ्यूल एफिशिएंसी वाला इंजन पूछा जाए तो भी आपका रेडियल इंजन ही होता है, यह कम स्थान घेरता है। अब यहाँ इसके रेसिंग कार नहीं आएगा, भाप इंजन नहीं आएगा, वाटर बोट नहीं आएगा, इसका उत्तर आएगा पनडुब्बी इंजन में हम रेडियल इंजन का इस्तेमाल लेते हैं। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। एक बार थोड़ा सा पॉज कर देता हूं मैं। प्रश्न नंबर हमारे पास आगे आ गया 15, 14। यहाँ सीधा लिखा है कि नीचे दिए गए प्रदर्शित औजार को पहचानना है। इसमें कोई औजार नहीं दिया गया था तो हम इसको हल नहीं कर सकते। आगे प्रश्न नंबर देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15 कि इंजन की जल शीतलन प्रणाली को, कभी भी प्रश्न हल करें अंडरलाइन कर लें, एंटी फ्रीज कूलेंट के रूप में किसका प्रयोग करते हैं। हमें प्रश्न का उत्तर सिर्फ इससे ढूंढना है। तो फेनॉक्साइड, बेंजीन, सल्फ्यूरिक एसिड, एथिनॉल ग्लाइकोल। हमें पता है जब गाड़ी को कूलिंग सिस्टम प्रदान किया जाता है, कूलिंग सिस्टम अलग अलग प्रकार के पड़ते हैं, जैसे थर्मोसाइफन है, फोर्स्ड है, एयर कूल्ड है, वाटर कूल्ड है। तो ये वाटर कूल्ड का पूछ रहा है। तो एंटी फ्रीज में हम ग्लाइकोल, ग्लिसरीन, एथेनॉल और अल्कोहल का भी प्रयोग किया जाता है। तो हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन देखो, ग्लाइकोल, एथेनॉल, अल्कोहल, ग्लिसरीन ऐसा कहीं मिला हो तो हम यहाँ बेंजीन है नहीं है, सल्फ्यूरिक एसिड नहीं है, फेनोक्स यहाँ देखो एथिलीन नहीं है, ग्लाइकोल, दोनों अलग अलग शब्द है। और इसके साथ हम अल्कोहल भी लिख सकते हैं और ग्लिसरीन भी लिख सकते हैं, ग्लिसरीन। अब समझिए कि हम इसमें ये एडिटिव्स, इनको एडिटिव्स बोला जाता है, क्यों मिलाते हैं। क्योंकि जब इंजन चलता है, ओवर हीटेड होता है, तो इसमें या कुछ मौसम के अनुसार, जैसे हम कहीं आप हीटिंग वाले तब रह रहे हो, जैसे कोई राजस्थान का है, कोई जम्मू का है, कश्मीर का है, तो राजस्थान में बॉइलिंग टेम्परेचर अधिक होता है जबकि जम्मू में 0 से नीचे चल जाता है। तो इसका बॉइलिंग टेम्परेचर घटाना और जमाव बिंदु बढ़ाना, यही काम होता है। जैसे अल्कोहल का हमें पता है कि लगभग -32 डिग्री के आसपास जाके अल्कोहल जमता है। तो अगर हम अल्कोहल मिश्रित करें तो ये जल्दी से उसको जमने नहीं देगा। प्रश्न एक बार पूछा गया कि इंजन का जो बॉइलिंग तापमान बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ उसमें ऑप्शन था, उसका आंसर सीधा सीधा बता देता हूँ, जो प्रेशर केप होती है, प्रेशर केप का इस्तेमाल किया जाता है। और उसमें भी पार्ट पूछा गया, उसमें लगा हुआ दाबित स्प्रिंग। चलो इसका कोई अंत तो है नहीं दोस्तों, कितने बताते जाएं। आगे चलते हैं। आगे वेट टाइप एयर क्लीनर को क्या कहा जाता है। वेट, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए वेट कौन सा होता है। वेट माने होता है गीला, कौन सा, गीला। तो पेपर टाइप या ऑयल सोक्ड के बोलते हैं, ये सूखा होता है। ड्राई सूखा होता है। क्लॉथ टाइप ये भी सूखा होता है। तो हमारे पास एक बच जाता है ऑयल बाथ एयर क्लीनर। यहाँ से 2 प्रश्न बताता हूँ आपको मैं कि ऑयल बाथ टाइप एयर क्लीनर ज़्यादातर आजकल जितने भी बड़े व्हीकल हैं उन सभी में ऑयल बाथ टाइप एयर क्लीनर का इस्तेमाल किया जाता है। चलते हैं दोस्तों आगे वाले प्रश्न पर कि आगे वाला प्रश्न है कि 2 स्ट्रोक इंजन, प्रश्न यहाँ से पकड़ लो, 2 स्ट्रोक इंजन में डाउनवर्ड स्ट्रोक के दौरान क्या होता है। अब हम यहाँ एक इंजन बना लिया, मान लेते हैं एग्जॉस्ट हो गया, ये इनलेट हो गया। हम यहाँ से हमने इसको ट्रांसफ़र ले लिया और ये हमारा सिलेंडर आ गया। ट्रांसफ़र को हमने इससे जोड़ दिया। अब इसने कहा डाउनवर्ड, मतलब कि पिस्टन की मूवमेंट यहाँ से नीचे की तरफ रहेगी। ये कौन सा है हमारे पास, इनलेट का, ये एग्जॉस्ट का और ये ट्रांसफ़र का। डाउनवर्ड स्ट्रोक के दौरान क्या होता है। अब हम ऊपर से चलेंगे तो यहाँ हम देखेंगे कि इसका यहाँ से नीचे की ओर, हम इसका कलर चेंज करके देखते हैं। जब पिस्टन नीचे की ओर चलेगा तो यहाँ जो इनलेट से आया था चार्ज, इसमें इस पर विपरीत दबाव पड़ेगा और चार्ज ट्रांसफर पोर्ट से होता हुआ ऊपर जाएगा, पहली क्रिया।
दूसरा, जब चार्ज ऊपर जाएगा तो यहाँ जो भी ज्वलन हुआ था उसकी निकास गैसों को भी बाहर निकाल देगा। अब हमारा प्रश्न सोल्व हो जाएगा। हम देखते हैं अब ऑप्शन है ऐसा कोई, ऑप्शन ढूंढे ऐसा कोई कि पहले हम चारों ऑप्शन आगे कर लें। सबसे पहला, चार्ज दहन में कक्ष में प्रवेश करता है, करेगा जी। नया चार्ज क्रैंक केस में प्रवेश करता है, देखते हैं नया चार्ज कैसे करेगा, नीचे पिस्टन उसको ऑफ कर देगा। नया चार्ज क्रैंक केस में प्रवेश करता है, एग्जॉस्ट गैसें निकल जाती है। ऐसा कुछ नहीं होगा, नया चार्ज कैसे प्रवेश करेगा, पिस्टन के डाउन मोशन में आ रहा है। नया चार्ज क्रैंक केस में प्रवेश करता है, चार्ज दहन कक्ष में संपीड़ित होता है और चार्ज क्रैंक केस से दहन कक्ष में प्रवेश करता है और एग्जॉस्ट गैस से निकल जाएगी। ये देखो हमारा वहाँ जो डायग्राम बनाया था वह पूर्णतः पूर्णतः या क्लियर होता है कि चार्ज क्रैंक केस से दहन कक्ष में प्रवेश कर गया, यहाँ ट्रांसफर पोर्ट से होता हुआ, और एग्जॉस्ट गैस है इस ट्रांसफर पोर्ट से आया ऊपर, तो जली हुई गैसों को निकास भी कर रहा है। समझ आ गया होगा। चलते हैं आगे वाले प्रश्न पर। ये जो मैंने कुछ टाइम पहले बताया था वही प्रश्न आ चुका कि शेल बेरिंग, मैंने कहा था कनेक्टिंग रोड के बड़े सिरे पर लगे हुए भाग को शेल बेरिंग कहते हैं। और यहाँ तांबा, लेड, टीन, हम इसको सीधा सीधा हल कर सकते हैं, वाइट मेटल। आधुनिक ऑटोमोबाइल में अधिकांश किस थर्मोस्टेट वाल्व का प्रयोग किया जाता है? हमें पता है कि थर्मोस्टेट वाल्व का प्रश्न पूछा पिछले दिनों में कि कहाँ स्थापित होता है। तो इंजन के जो वाटर जैकेट तथा आउटलेट होज पाइप के बीच में लगा होता है कि जैसे ही वाटर जैकेट लगता है वहाँ हम थर्मोस्टेट वाल्व लगा देते हैं और जस्ट उसके बाद हम आउटलेट लगाते हैं। और थर्मोस्टेट वाल्व का काम है इंजन को कार्यकारी तापक्रम पर लाना होता है। जब तक नहीं आता तब तक पानी का जो सर्कुलेशन है, मान लेते हैं हम यही थर्मोस्टेट वाल्व है, ये इंजन है और ये हमारा इधर रेडिएटर है। यहाँ से पानी तब तक यहाँ इसी वापस पंप से इसी में सर्कुलेशन होता रहेगा जब तक कि आपके ये गर्म नहीं हो जाएगा। जैसे ही गर्म होगा ये पानी का सर्कुलेशन कुछ इस तरह से होगा और वापस यहाँ से ठंडा होकर पानी इस तरह से आएगा। चलते हैं आगे। यहाँ इसका उत्तर बताना भूल गया, सॉरी। इसका उत्तर आएगा पैलेट या वैक्स टाइप। ऐसा कोई ऑप्शन आपको मिले, ये वैक्स टाइप या इसको बोलते हैं पैलेट टाइप। आप में से दोनों को जो अच्छा लगे वो मान लेना। बिलो टाइप नहीं आएगा। और बिलो टाइप में क्या भरा होता है? ईथर होता है दोस्तों। क्या होता है? ईथर भरा होता है। जबकि वैक्स टाइप में मोम भरा होता है। ये भी प्रश्न कई बार पूछा। प्लंजर टाइप होता नहीं, बाईमेटेलिक टाइप भी होता है। इसमें धातु पिघल कर अपना स्थान छोड़ देता है, ये भी काम में नहीं लेते। चलते हैं आगे वाले प्रश्न पर। बहुत अच्छा प्रश्न है कि डीजल इंजन में गवर्नर का कार्य क्या है। यहां देखिए, गवर्नर को हम हिंदी में कहते हैं अधिनियंत्रक या सीधा नियंत्रक बोल दो। तो ये दाब का काम नहीं है और ताप का काम नहीं है। अब बचा गति और ईंधन। अब इन दोनों में कंफ्यूजन होता है कि हम गति करें या ईंधन करें। तो गवर्नर किसको रोकेगा? तो कंट्रोल होगा। तो अगर हम ईंधन को कंट्रोल कर लें तो गति स्वतः ही हो जाएगी। अगर हम गति को कंट्रोल करना चाहें और ईंधन ज़्यादा दे तो गति कंट्रोल नहीं होगी। एक बार मैं भी कंफ्यूज हुआ इस प्रश्न को देख करके कि क्या आंसर किया जाए, क्योंकि उसकी जो आंसर किया है उसमें उसने गति को माना, परंतु मैं अपनी तरफ से इसका उत्तर मान रहा हूँ ईंधन। क्योंकि अगर हम ईंधन को कंट्रोल करें तो स्वतः ही गति पर नियंत्रण हो जाएगा। अगर हम गति पर नियंत्रण चाहें और ईंधन ज़्यादा आ रहा है तो गाड़ी की पावर बढ़ती जाएगी और नियंत्रित नहीं होगी। आगे प्रश्न नंबर है, इसमें 6 सिलेंडर इंजन का फायरिंग क्रम पूछा। तो इसका सीधा से आपको याद ही करना पड़ेगा। इसके अनुसार तो ये आएगा 1 5 3 6 2 4, मतलब कि 15 36 24। जैसे उसका 13 42 पढ़ते हैं हम, 1 3 2 पढ़ते हैं हम। ये अलग अलग इंजनों के, ये जैसे 4 सिलेंडर का, ये 3 सिलेंडर का, ये 6 सिलेंडर का, और एक होता है 1 3 5 6 4 2, ये भी 6 सिलेंडर का है। इनमें से कोई ऐसा कोई मिलान नहीं कर रहा तो हमारा उत्तर सी नंबर सही हो जाएगा। अब पूछा है बीए थ्रेड की संख्या को किस से निर्देशित किया जाता है? बीए का होता है ब्रिटिश एसोसिएशन। क्या होता है? ब्रिटिश। ये देखो ड्राइंग का संबंधित एक प्रश्न आ गया, एसोसिएशन। अगर इसका कोण पूछा जाए तो हम इसको कोण होता है 47.5 डिग्री। क्योंकि हम ऐसा याद कर सकते हैं, जैसे ये बी है, एक होता है BSW, इसको बोलते हैं ब्रिटिश स्टैंडर्ड वेट बेल्ट। इसका कोण होता है कितना? 1857।
लगभग 57 डिग्री। 1857 का मतलब कि 57 डिग्री होता है। और इसको मानता हूँ जैसे 1857 की क्रांति कब हुई तो 57 आ गया। भारत में ब्रिटिश राजन खत्म कब हुआ तो 1947, तो इसका 47.5 डिग्री बन जाएगा। तो इसका उत्तर आएगा जो यहाँ दे रखा है 20 से 100 तक होता है इसका आंसर। अब हमारे पास आगे वाला प्रश्न आता है कि इंजन निकास गैस का दाब एग्जॉस्ट गैस प्रेशर कितना होता है। इंजन का निकास गैस का दाब जो लगभग 10 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। आगे है एक ऐसा उपकरण जिसका उपयोग निकास प्रणाली में, क्या निकास प्रणाली पूछा यहाँ देखो, शोर को कम करता है। तो कम करने के लिए किसका उपयोग करेंगे, छोटे आकार के इनलेट मैनिफोल्ड। इनलेट मैनिफोल्ड का उपयोग शोर को कम करने के लिए नहीं किया जाता। बड़े आकार का एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड। एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड आप कितना भी बड़ा लगा दो तो उससे शोर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। नीचे है टेल पाइप। टेल पाइप जो साइलेंसर से आगे जाती है जिसे अपने मफलर कहते हैं, उसको टेल पाइप कहते हैं। इसका कोई कार्य नहीं है, तो हमारा उत्तर आ जाएगा मफलर। आगे प्रश्न देखते हैं हम। और आज हमारा ये, क्योंकि ये उस टाइम 25 प्रश्न आए थे 2019 में, आज हम 25 ही सॉल्व कर रहे हैं। उसके बाद हम आगे वाले 25 और 25 करेंगे। वो आपकी डिमांड पर होगा, अगर आप चाहते हो तो कर देंगे, नहीं तो कोई आवश्यकता नहीं है, बच्चों को हम भेज देंगे स्पष्ट। कैटालिटिक कन्वर्टर का क्या तात्पर्य है, ये मैंने चर्चा की थी पीछे कि कैटालिटिक कन्वर्टर हम एग्जॉस्ट सिस्टम में लगाते हैं। इसमें रिडक्शन, रिडॉक्स, ऑक्सीडाइजेशन 3 प्रकार की क्रियाएं होती है। देखते हैं क्या काम करता है। निकास गैसों को, शोर व दाब को कम करता है। हवा को फिल्टर करता है, काम नहीं है। इंटेक से ली गई हवा को दाब बढ़ाता है, ये भी काम नहीं है। हानिकारक गैसों को उपयोगी गैसों में परिवर्तित करता है, ये काम आ जाएगा। ये प्रश्न मैंने वहाँ बताया था आपको कि हमारे निकास में CO, NOx और HC बनता है। तो ये कैटालिटिक कन्वर्टर, यहाँ से कई बार प्रश्न पूछा गया कि कैटालिटिक कन्वर्टर 2 प्रकार के हम लगाते हैं। एक होता है 2 वे और एक होता है 3 वे। 3 वे तो HC, NOx और CO। HC का H2O, NOx का N2 और CO का CO2 में परिवर्तन कर देता है। बल्कि अब पूछा कि 2 वे में कौन कौन से 2 होते हैं, तो याद रखना एक तो होता है HC और एक होता है CO। और अब बच गया हमारे पास NOx। तो NOx कहाँ जाएगा, तो हमने एक नाम पढ़ा है EGR। जो EGR होता है इसका फुल फॉर्म होता है एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन। ये EGR ही NOx को एब्जर्व करता है। तो कैसी जानकारी लगी जरूर फीडबैक में, कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।